पटरी पर प्लेन, भारत की बुलेट ट्रेन। क्योंकि वंदे भारत की नई ट्रेन की रफ्तार आप देखकर यही कहेंगे, जिसने 52 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार भरकर बुलेट ट्रेन को स्पीड के मोर्चे पर चुनौती दे दी है। और अब सवाल यह है कि क्या हमारी वंदे भारत किसी बुलेट ट्रेन से कम है क्या? देखिए, नई वंदे भारत एक्सप्रेस ने तोड़ा बुलेट ट्रेन का रिकॉर्ड। सिर्फ 52 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार। ये नई वंदे भारत ट्रेन की रफ्तार है, जिसने बुलेट ट्रेन का सपना देख रहे हिंदुस्तान को नई उड़ान दे दी है। क्योंकि महज 52 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार भरकर भारत की इस नई वंदे भारत ट्रेन ने स्पीड के मामले में बुलेट ट्रेन को भी चुनौती दे दी है। क्योंकि वंदे भारत ट्रेन ने 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 52 सेकंड में पूरी कर ली है, जबकि बुलेट ट्रेन इस रफ्तार को हासिल करने में 54.6 सेकंड का समय लेती है। आपको बता दें कि नई वंदे भारत की स्पीड पुरानी वंदे भारत ट्रेन से 20 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा है। क्योंकि इस नई ट्रेन की अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस बात की जानकारी देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। आपको बता दें कि वंदे भारत ट्रेन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें जीपीएस आधारित सूचना सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे, वैक्यूम आधारित बायो टॉयलेट, ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर समेत वो तमाम सुविधाएं हैं जो एक हाई लेवल की ट्रेन में होती हैं। अब रेलवे देश भर में 400 सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन को चलाने की तैयारी कर रहा है। मतलब बुलेट ट्रेन भले ही ना आई हो, बुलेट ट्रेन को टक्कर देने वाली ट्रेन आ गई है। क्योंकि बुलेट ट्रेन के लिए 2022 की डेडलाइन रखी गई थी और ये 2022 ही है जब वंदे भारत ट्रेन बुलेट ट्रेन के समकक्ष खड़ी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं यूपी में 19 सितंबर से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तैयारी तेज हो गई है। सत्र के दौरान विपक्ष की तैयारी सरकार को घेरने की है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष के हमले का जवाब देने के लिए सरकारी अमला भी तैयारी में जुटा है। विपक्ष कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाएं, तबादलों में गड़बड़ी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने को तैयार बैठा है। इसके अलावा जिलों के डीएम को विधान परिषद और विधानसभा की ओर से पूछे गए प्रश्नों और अलग अलग नियमों के तहत उठाए गए प्रकरणों की जानकारी समय से उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो 19 सितंबर से यूपी का मॉनसून सत्र शुरू होगा, जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने को लेकर रणनीति तैयार कर ली है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सत्ता पक्ष भी विपक्ष के सवालों का जवाब किस तरीके से देना है उसको लेकर अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। तो हंगामेदार इस बार मॉनसून सत्र रह सकता है, क्योंकि विपक्ष लगातार कई मुद्दों पर घेरता रहा है और ऐसे में मॉनसून सत्र में कई सारे मुद्दे उठाए जा सकते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम मुद्दे होंगे जो इस बार सदन में उठेंगे। 24 के चुनावी जंग के लिए विपक्ष महागठबंधन की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस महागठबंधन से पहले सपा दफ्तर के बाहर लगे एक पोस्टर ने देश की सियासत को गरमा दिया। इस पोस्टर में सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर लगी है, जिस पर लिखा है यूपी प्लस बिहार मतलब गई मोदी सरकार। अब इसी पोस्टर पर भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश और नीतीश मिलकर 24 की पिच पर भाजपा को चुनौती दे पाएंगे? यूपी में पोस्टर वार कौन बनेगा सरकार? अखिलेश और नीतीश के पोस्टर से गरमाई सियासत। चौबीस में मोदी के खिलाफ महागठबंधन की आहट। मुंगेरी लाल के हसीन सपने बहुत लोग देखते हैं। समाजवादी पार्टी आज सत्ता में आने के लिए इतनी बेचैन है कि हर तरह के गठबंधन के दिवा स्वप्न देख रही है। 2024 की जंग में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन सियासी समीकरण की बिसात अभी से बिछाई जाने लगी है। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के सामने लगे इस पोस्टर ने यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति गरमा दी है, जिसमें लिखा है यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। इस बैनर को सपा प्रवक्ता आईपी सिंह ने लगाया है,
जो कभी भाजपा में हुआ करते थे। इस पोस्टर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तस्वीर लगी है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के खिलाफ नया मोर्चा बनाने की कवायद में जुटे हैं, जिसकी एक बड़ी तस्वीर उस वक्त दिखाई दी जब नीतीश कुमार सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मिलने अस्पताल पहुंचे थे। तब नीतीश कुमार की अखिलेश यादव के साथ करीब 45 मिनट की मुलाकात हुई, जिसके बाद नीतीश कुमार ने विपक्ष की एकता में अखिलेश यादव की भूमिका को लेकर कहा था कि अखिलेश यूपी का नेतृत्व करेंगे, जिसके बाद में अखिलेश ने कहा था कि वो नीतीश कुमार की मुहिम में उनके साथ हैं। हम लोगों का बातचीत और एक ही व्यू है, हम लोगों का सबको मिलकर के आगे बढ़ना है, सबको तो है ही, एक ही व्यू है। अखिलेश जी का भी महत्वपूर्ण योगदान, बड़ा स्टेट है यूपी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या चर्चा हुई ये सब यूपी का आगे और नेतृत्व करेंगे। ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से राजनीतिक दलों के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर पार्टी के नेता आईपी सिंह की तरफ से एक बैनर लगवाया गया है, जिस पर लिखा है यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार, और इस बैनर पर नीतीश कुमार और अखिलेश यादव की तस्वीर भी है। और अब इस पोस्टर को महागठबंधन के ट्रेलर के रूप में देखा जा रहा, क्योंकि जिस तरीके से सपा दफ्तर के बाहर ये पोस्टर लगा, उस पर अब सूबे की राजनीति उबाल मारने लगी है। अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि भाजपा ने इस पोस्टर को लेकर मोर्चा खोल दिया। कोई इसे मुंगेरी लाल के सपने बता रहा, तो कोई अखिलेश यादव पर निशाना साध रहा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने बहुत लोग देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप देखेंगे 2024 में हम 80 सीटें जीतेंगे। समाजवादी पार्टी आज सत्ता में आने के लिए इतनी बेचैन है कि हर तरह के गठबंधन के दिवा स्वप्न देख रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ हाथ मिला चुकी है, हाथी की सवारी कर चुकी है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके उनको रुसवा कर चुकी है, चाचा की पार्टी के साथ हाथ मिला चुकी है, केशव देव मौर्य का हाथ झटक चुकी है। उत्तर प्रदेश में सारी संभावनाएं अब समाप्त हो गई हैं, इसलिए अब बिहार में वो नई संभावनाएं तलाश रहे हैं। लेकिन बिहार का कोई भी दल अखिलेश यादव जी के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव एक विश्वसनीय साथी नहीं है। ये पूरी राजनीतिक जमात को अब मालूम चल चुका है। समाजवादी पार्टी की अपरिपक्वता है, और जिस प्रकार से वो दूसरे के कंधे का सहारा लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये राजनीति में संभव नहीं होता है। वहीं इस बैनर को लगाए जाने के बाद यूपी में सियासत भी गर्म है। भाजपा ने इसे मुंगेरी लाल के सपने बताते हुए सपा पर निशाना साधा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश और अखिलेश के साथ आने से भाजपा की मुश्किल बढ़ेगी, क्योंकि संख्या बल के हिसाब से यूपी की 80 और बिहार की 40 सीट को मिलाकर 120 होती हैं, जो दिल्ली में उलटफेर करने का दम रखती है। लेकिन क्या यूपी में सपा सभी 80 सीट पर और बिहार में जेडीयू और आरजेडी सभी 40 सीट पर जीत हासिल कर पाएंगी? क्योंकि सच तो यह है कि यूपी में सपा पिछले 2 चुनाव में 5 सीट से आगे नहीं बढ़ पाई। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी 2019 में खाता तक नहीं खोल पाई थी, जबकि 2014 में जेडीयू ने अकेले चुनाव लड़ा था, लेकिन 2 ही सीट मिली थी। एक सवाल कांग्रेस का भी है, अगर महागठबंधन हुआ तो क्या कांग्रेस को भी जगह मिलेगी? इसमें कोई दो राय नहीं। जो फार्मूला है, जो बिहार से शुरू हुआ है, ये बिहार फार्मूले के तौर पे जाना जाएगा। कल ममता जी ने भी स्वर से स्वर मिलाया है कि बंगाल, झारखंड, बिहार सब एक होकर लड़े। ये 68% बनाम 31.2% की लड़ाई है कि इस देश की में सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार में अगर सांसद कम होंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी नहीं बन सकती। पर इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि ये कोई रीजनल पार्टी इस बात का दावा करे तो वो इसका विकल्प नहीं बन सकती। विकल्प अगर बनेगी तो कांग्रेस पार्टी ही विकल्प बन सकती है इसका। दरअसल नीतीश कुमार जब दिल्ली गए थे तो राहुल गांधी से मिले थे, लेकिन ममता बनर्जी जो मोर्चा बना रही उसमें कांग्रेस का नाम तक नहीं, जबकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कन्याकुमारी से कश्मीर की थाह ले रहे। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या भाजपा को चुनौती देने के लिए एक ठोस महागठबंधन बन पाएगा, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि महागठबंधन का नेता कौन होगा, या फिर बात पोस्टर के साथ शुरू होगी और पोस्टर पर ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि एक महागठबंधन 2015 में भी बना था, जिसके नेता मुलायम सिंह यादव थे, जो बाद में बिखर गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ शब्दों की जंग जारी है, क्योंकि जब से अखिलेश ने केशव प्रसाद मौर्य को 100 विधायक तोड़ के लाने पर सीएम बनने का ऑफर दिया है, केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव पर हमलावर है।
और अब ये लड़ाई इतनी आगे बढ़ गई है कि ना अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य पर हमला करने का मौका छोड़ रहे हैं और ना ही केशव पलटवार करने से चूक रहे हैं। अखिलेश केशव में फाइट, किसका होगा भोकाल टाइट? चौबीस से पहले ट्विटर पर जंग, केशव की फोटो पर अखिलेश का तंज। जहां एक तरफ विपक्ष 24 की पिच पर महागठबंधन बनाकर भाजपा को चुनौती देने की तैयारी कर रहा, वहीं दूसरी तरफ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सपा के मुखिया अखिलेश यादव के बीच जंग तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीर को ट्वीट करते हुए निशाना साधा, जिसे जानकार केशव प्रसाद मौर्य के उस ट्वीट के जवाब के रूप में देख रहे, जिसमें केशव ने लिखा था, सत्ता के लिए बेचैन श्री अखिलेश यादव की पार्टी सपा का लोकसभा चुनाव 2024 में खाता भी नहीं खुलेगा। अखिलेश यादव जी उसी पार्टी में रहते हैं, कहानी से निकली हुई मछली की तरह सत्ता के लिए तड़प रहे हैं और उनकी तड़पन अभी 25 साल समाप्त नहीं हुई। यूपी में समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। श्री अखिलेश यादव जी सत्ता के बिना जैसे तड़प रहे वैसे तड़पेंगे। आपको बता दें कि अखिलेश और केशव के बीच की इस लड़ाई की शुरुआत सपा सुप्रीमो के उस ऑफर के साथ हुई थी, जिसमें अखिलेश ने बिहार का उदाहरण देते हुए केशव प्रसाद मौर्य को 100 विधायक तोड़कर लाने पर सीएम बनाने की बात कह दी थी। बहुत कमजोर आदमी है, उन्होंने सपना तो देखा था मुख्यमंत्री बनने का, आज भी ले आए 100 विधायक। अरे बिहार से उदाहरण लें ना, वो जो बिहार में हुआ वो यूपी में क्यों नहीं करते हैं? अगर उनमें हिम्मत है और उनके साथ अगर विधायक हैं, एक बार तो बता रहे थे वो कि उनके पास 100 से ज्यादा विधायक हैं, तो आज भी विधायक ले आए, समाजवादी पार्टी समर्थन कर देगी उनका। अच्छे से इस प्रकार से जो बयान देते हो बयान देना बंद करेंगे। उनके स्वयं 100 विधायक हैं, उनके स्वयं 100 से अधिक विधायक उनके साथ नहीं है। उनकी ये तड़पन कम से कम 25 साल अभी समाप्त होने वाली नहीं है और इसलिए उनके इस प्रकार के बयानों में, जैसे श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है और कांग्रेसियों की कांग्रेस छोड़ो यात्रा चल रही है, वैसे श्री अखिलेश यादव जी को भी उनको स्वप्न आ रहा है, अब सत्ता उनको नसीब नहीं होने वाली है। और शनिवार को एक बार फिर से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर पोस्ट करने के साथ तंज किया और ये लिखा कि आप इतना जो मुस्कुरा रहे हैं, आपके मंत्रालय का बजट कम कर दिया गया, आपके विभागों को पैसा नहीं मिल रहा, आपके विभाग के टेंडर नहीं हो पा रहे, क्या ये वजह है? इसके पलटवार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी एक ट्वीट किया और यह लिखा कि सत्ता के लिए बेचैन अखिलेश यादव की पार्टी सपा का 2024 के लोकसभा चुनाव में खाता भी नहीं खुलेगा, क्योंकि प्रदेश और देश में मोदी लहर पहले से भी ज्यादा तेज है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव खुलकर एक दूसरे पर हमलावर हुए हों। इसकी एक बड़ी तस्वीर बजट सत्र के दौरान सदन में दिखाई दी थी, जब दोनों की आवाज से पूरा सदन गूंज उठा था। कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है, लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुम अपने घर के तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? कोई बात है क्या? लेकिन तब बात सदन के अंदर खत्म हो गई थी, लेकिन ये लड़ाई आगे बढ़ती जा रही। न अखिलेश केशव पर निशाना साधने का मौका छोड़ रहे और न केशव पलटवार करने से चूक रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यूपी में बच्चा चोरी की अफवाहों की घटना में कमी नहीं आ रही, जिसके बाद पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार किया है, क्योंकि बच्चा चोरी की अफवाह से मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं। अफवाह को देखते हुए लॉ एंड ऑर्डर एडीजी प्रशांत कुमार ने जिलों के पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर कोई बच्चा चोरी की अफवाह फैलाता है तो उस पर एनएसए के तहत कार्रवाई हो, क्योंकि एक के बाद एक इसी तरीके के मामले लगातार सामने आए हैं। तो ऐसे में पुलिस ने भी अपना सख्त रुख अख्तियार कर लिया है और ये फैसला लिया गया है
कि अगर अफवाह कोई बच्चा चोरी की फैलाता है तो उसके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिनों लगातार अलग अलग जिलों से लगभग एक ही जैसी घटनाएं सामने आई। मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। एक अफवाह, दहशत और भीड़ का अंधा इंसाफ। देश के अलग अलग राज्यों में बच्चा चोरी की अफवाह चरम पर है। उत्तर प्रदेश के 3 शहरों की इन तस्वीरों को जरा देखिए। बच्चा चोरी के आरोप में उपद्रवियों के जानलेवा हमले हो रहे हैं। निशाने पर हैं मानसिक रूप से कमजोर लोग। महिलाओं तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। एक ऐसे दुश्मन ने दस्तक दी है जो दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन लोगों में अशांति जरूर फैला रहा है। कई जिलों में बच्चा चोरी की अफवाह ने पुलिस का सिरदर्द बढ़ा दिया है। भीड़ जहां निर्दोष लोगों को अपना शिकार बना रही है, तो वहीं महिलाओं और विक्षिप्तों को भी ऐसी भीड़ का शिकार होना पड़ रहा है। बच्चा चोरी की अफवाह शहर शहर घातक साबित हो रही है। मारपीट की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस लगातार लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील कर रही है। असामाजिक तत्व हर 4-5 साल में एक इस तरह की बड़ी अफवाह फैलाते हैं, जो पश्चिम से चलती है और बिहार होते हुए बंगाल तक पहुंच जाती है। मुनस्वा से लेकर के बीच में और कई इस तरह की अफवाहें आई थी, और लगभग 2-3 साल पहले 2019 के आसपास में भी बच्चा चोरी की अफवाहें हरियाणा से प्रारंभ हुई थी और पूरब तक निकल गई थी। ये विशुद्ध रूप से अफवाहें हैं। मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इन अफवाहों में न आए। बच्चा चोरी की अफवाह को रोकने के लिए पुलिस लगातार अपील कर रही है, लेकिन अफवाहबाज अपना काम कर रहे हैं। लिहाजा अब उत्तर प्रदेश में सरकार एक्शन में आ गई है। अब पुलिस रासुका लगाने की तैयारी में है। बच्चा चोरी की अफवाह फैलाकर मारपीट करने वालों के खिलाफ केस दर्ज होगा। मारपीट करने वालों को जेल भेज दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। लखनऊ के होटल लिवाना में लगी आग मामले में एक्शन लिया गया है। गृह ऊर्जा नियुक्ति एलडीए और आबकारी विभाग के अधिकारियों पर गाज गिरी है। अनियमितता और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को निलंबित किया गया है। रिटायर्ड अधिकारियों के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की गई है। सीएम योगी के निर्देश के बाद अधिकारियों पर यह कार्रवाई हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, लिवाना अग्निकांड, जहां पर भ्रष्टाचार की नींव पर लिवाना होटल को तैयार किया गया और उसके बाद एक बड़ा हादसा वहां पर हुआ और जो गुनहगार थे उसके अब पर्दाफाश हो चुका है। अग्निकांड की रिपोर्ट प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपने के बाद जिम्मेदार अधिकारियों, इंजीनियरों और कर्मचारियों पर भी गाज गिरी है। जांच रिपोर्ट में जो दोषी पाए गए हैं उन्हें निलंबित कर दिया गया है। 5 सितंबर को लखनऊ में जो अग्निकांड हुआ उसके गुनहगारों के नाम सामने आ गए हैं। 4 लोग की मौत के जिम्मेदार 5 विभाग हैं, जिनकी लापरवाही से लिवाना होटल में अग्निकांड हुआ है। लिवाना होटल में अंडरवर्ल्ड शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। होटल में 30 से ज्यादा एसी लगे हुए थे। फर्स्ट फ्लोर के पैनल रूम के केबल जले मिले, साथ ही कई मीटर तक अंडरवॉल केबल भी जली हुई मिली थी। और अब इस पूरे मामले के बाद गृह ऊर्जा नियुक्ति एलडीए के अधिकारियों पर गाज गिर गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, अग्निकांड के जो गुनहगार थे उन पर योगी सरकार ने एक्शन ले लिया है, क्योंकि इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि जो मैनेजमेंट है इस होटल का, सिर्फ उस पर ही सवाल उठाना, मालिक पर ही सवाल उठाना, क्या इतना ही काफी होगा? बिना किसी अधिकारी के, बिना किसी विभाग की अनुमति के क्या इस तरीके से इतना बड़ा होटल बिना एनओसी के बनकर तैयार हो जाएगा? जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। कोर्ट की ओर से भी इसी को लेकर टिप्पणी भी की गई थी। अब 5 विभागों की लापरवाही इसमें सामने आई है, जिनके ऊपर गाज गिरी है, जिसमें गृह ऊर्जा नियुक्ति एलडीए और आबकारी विभाग के अधिकारी शामिल हैं। आपको बता दें, इस पूरे अग्निकांड में 4 लोगों की मौत हो गई थी। अचानक से आग लगी, करीब 4 से 5 घंटे तक आग धधकती रही। धीरे धीरे कर लोगों को निकाला जा सका, क्योंकि पूरी तरीके से जो बिल्डिंग थी वो कॉम्पैक्ट सील थी, उसको आसानी से तोड़ा या खोला नहीं जा सकता था। ऐसे में उसके बाद जब पूरे मामले की जांच पड़ताल हुई तो कई सारे पहलू निकलकर सामने आए। बहरहाल ये बड़ी जानकारी है। लखनऊ के होटल लिवाना में लगी आग मामले में एक्शन लिया गया है। गृह ऊर्जा नियुक्ति एलडीए और आबकारी विभाग के अधिकारियों पर गाज गिरी है। अनियमितता और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। रिटायर्ड अधिकारियों के खिलाफ नियमों के तहत अब कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इसके निर्देश दिए हैं और उसके बाद अधिकारियों पर यह कार्रवाई हुई है। भ्रष्टाचार की नींव पर बनकर लिवाना होटल खड़ा हुआ और इस अग्निकांड में गुनहगारों का पर्दाफाश हो गया है। अग्निकांड की रिपोर्ट
प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपने के बाद जो जिम्मेदार अधिकारी थे इस पूरे होटल के निर्माण से लेकर अग्निकांड तक उनके ऊपर गाज गिरी है, जिसमें अधिकारी भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं और कर्मचारी भी हैं। जांच रिपोर्ट में जो दोषी पाए गए हैं उन्हें निलंबित कर दिया गया है। 5 सितंबर को लखनऊ में जो अग्निकांड हुआ उसके गुनहगारों के जो नाम है सामने आ चुके हैं। आपको बता दें, सुशील यादव तत्कालीन अधिकारी, उनको लेकर भी कई बातें सामने आई हैं। 4 लोग की मौत के जिम्मेदार में 5 विभाग माने गए हैं, जिसमें कि गृह विभाग, आबकारी विभाग शामिल हैं। 5 सितंबर को यह हादसा हुआ, 4 लोगों की जान चली गई और लगातार इस मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही थी। जिनकी लापरवाही से लिवाना होटल में अग्निकांड हुआ था। लिवाना होटल में अंडरवॉल शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। होटल में 30 से ज्यादा एसी लगे हुए थे। फर्स्ट फ्लोर के पैनल रूम के केबल जले मिले, साथ ही कई मीटर तक अंडरवॉल केबल भी जली हुई मिली थी। तो आग में 4 लोगों की मौत के बाद इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल और भी ज्यादा तेज हो गई थी और जांच रिपोर्ट तैयार की गई थी और रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। वहीं सीएम योगी आज से एक बार फिर पश्चिमी यूपी का दौरा करेंगे। वो आज गौतम बुद्ध नगर और बागपत जिले में विकास कामों की समीक्षा करेंगे। 12 सितंबर की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट सेंटर में वर्ल्ड डेयरी समिट का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। वो प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियों को भी देखेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ तीनों विकास प्राधिकरण के एक बड़े प्रोजेक्ट का दौरा भी करेंगे। इसमें जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शामिल है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। तो आपको बता दें, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण किया जाएगा। तो योगी आदित्यनाथ का पश्चिम प्लान, नोएडा में विकास की इंटरनेशनल उड़ान से पहले वहां के विकास कामों की समीक्षा करेंगे। योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री का भी आगमन होना है, उसको लेकर उससे पहले पहुंचकर तैयारियों का निरीक्षण भी करेंगे। तो इससे पहले हमने देखा योगी आदित्यनाथ जहां गाजीपुर, वाराणसी में, जौनपुर में नजर आए, पूर्वांचल का उनका मिशन, और उसके बाद अब पश्चिमी क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। विकास कामों की समीक्षा योगी आदित्यनाथ करेंगे। गौतम बुद्ध नगर और बागपत के दौरे पर है सीएम। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, कल प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे। उससे पहले आज योगी आदित्यनाथ पहुंच के वहां की तैयारियों का जायजा लेंगे। इसके अलावा आपको बता दें, पहले से ही गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में कल 12 सितंबर को फैसला आएगा। फैसले से पहले वाराणसी पुलिस अलर्ट मोड पर है। वाराणसी पुलिस सभी सोशल मीडिया पोस्ट पर निगाह रखे हुए है। पूरे शहर में 24 घंटे कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही है। किसी भी असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए वाराणसी पुलिस कमिश्नर प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। दरअसल ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट ने 12 सितंबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो चुकी है। ज्ञानवापी मामले को लेकर वाद सुनने योग्य है या नहीं, इस पर जिला जज की अदालत ने 12 सितंबर को की तारीख दी थी, जिस पर 12 सितंबर को फैसला आना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब मामले की सुनवाई हुई है। तो काशी के धर्मयुद्ध का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। ज्ञानवापी मामले पर कल फैसला आना है। फैसला पहले ही सुरक्षित रख लिया गया था, लेकिन 12 तारीख उसके बाद तय की गई और कल फैसला इस मामले पर सामने आएगा। पहले से ही अलर्ट मोड पर है पुलिस प्रशासन। सोशल मीडिया पोस्ट पर भी पुलिस की नजर बनी हुई है। कंट्रोल रूम से 24 घंटे पूरे शहर में निगरानी रखी जा रही है। आपको बता दें, दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने फैसला ले लिया है। फैसले को सुरक्षित रखा था। हिंदू पक्ष ने मस्जिद में शिवलिंग होने का दावा किया है और इस फैसले का लगातार वादी प्रतिवादी पक्ष तो कर ही रहे हैं, बल्कि पूरे देश भर को इस फैसले का इंतजार है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।